गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कोची इंटीग्रल थ्योरम। ये यूनिट 5 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जनरली क्वेश्चंस एकेटीयू एग्जाम में आते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, लेक्चर आउट कंटेंट्स क्या रहने वाले हैं आज हमारे। लेक्चर कंटेंट रहने वाला है लाइन एंड कंटूर इंटीग्रेशन। लाइन मीन्स लाइन एंड कंटूर इंटीग्रेशन हम किसे बोलते हैं। कोची इंटीग्रल थ्योरम। कोची इंटीग्रल थ्योरम क्या होती है और उस पर बेस्ड कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एकेटीयू में हर साल आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग आज देखने वाले हैं, हम समझने वाले हैं कि ये सब क्या होता है, कैसे इन्हें सॉल्व किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल क्या होता है। सपोज वी वांट टू फाइंड आउट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड ओवर सी। ठीक है। ये जो इंटीग्रल निकालना चाहते हैं हम एफ ऑफ जेड का अंडर द कर्व सी। सी क्या है, वेयर सी इज कर्व whose initial and end points are not same, यानी कि coincide, यानी कि सेम। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। सी आपका ये कोई कर्व है, ठीक है। इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, इसको आप पी नॉट बोल दीजिए, इसको आप पी वन बोल दीजिए। तो कर्व, अगर आपका ये जो सी, इस इंटीग्रल को आपको इवेलुएट करना है और इस इंटीग्रल को ओवर द कर्व सी आपको इवेलुएट करना है, तो आप क्या करेंगे। और ये सी जो है वो इस तरीके से एक कर्व है पी नॉट से पी वन। ये पी नॉट और पी वन दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, अलग अलग। ऐसे इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। ठीक है, ऐसे इंटीग्रल को हम बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। इसके अलावा नेक्स्ट होता है कंटूर इंटीग्रेशन। कंटूर इंटीग्रेशन के क्या होता है, सेम यही कंसेप्ट है। अगर ये इंटीग्रेशन हमें निकालना है, एफ ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड ओवर सी, यहां पर फर्क क्या हो जाता है। सी इज ए क्लोज्ड कर्व। सी इज ए क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व का मतलब क्या है, जैसे जिसका इनिशियल और एंड पॉइंट सेम हो। फॉर एग्जांपल, जैसे आप इस पॉइंट से शुरू करके ऐसे सर्कल को वापस यहीं पर कर देंगे, तो इसका पहला पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होता है। या फिर इससे आप इस तरीके से ट्रायंगल बना सकते हैं, ये भी क्लोज्ड कर्व है। क्लोज्ड कर्व मतलब जिसका इनिशियल और एंड पॉइंट सेम है। स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, इस टाइप से। ठीक है। तो ऐसे इंटीग्रेशन को जिसमें सी जो होता है वो क्लोज्ड होता है, उसे हम बोलते हैं कंटूर इंटीग्रेशन। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आप कंटूर इंटीग्रेशन ही पढ़ेंगे। कंटूर इंटीग्रेशन में ये सी क्लोज्ड होता है, इसलिए इस इंटीग्रल पर ये एक निशान बना देते हैं सर्कल का। इसका मतलब होता है ये कंटूर इंटीग्रेशन की बात कर रहा है। तो आप समझ गए, किसी का भी इंटीग्रेशन ओवर द कर्व सी कंटूर इंटीग्रेशन कहा जाएगा अगर सी एक क्लोज्ड कर्व है। क्लोज्ड कर्व का मतलब उसका इनिशियल और एंड पॉइंट सेम है। ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वो एग्जाम्पल से पहले कोची इंटीग्रल थ्योरम हम लोग यहाँ पर समझते हैं क्या होती है कोची इंटीग्रल थ्योरम। इसका स्टेटमेंट, कोची इंटीग्रल थ्योरम का स्टेटमेंट एकेटीयू में 2016 और 2025 में 2 मार्क्स में पूछा गया। क्या था क्वेश्चन, स्टेट कोची इंटीग्रल थ्योरम। तो कोची इंटीग्रल थ्योरम बहुत आसान होती है। देखो क्या है,
if f of z is analytic function and f dash z is continuous at each point within and on a simple closed curve C, then contour integration of f of z dz is equal to 0. तो उसने हमें क्या कहा है कि सपोज हमारा C ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये जो हमें इंटीग्रेशन निकालना है, ये इंटीग्रेशन में जो ये C है, ये C आपकी क्लोज्ड कर्व है, सपोज करो ये है, ठीक है। तो इस क्लोज्ड कर्व में ये आपका C है, तो फंक्शन f ऑफ z इज एनालिटिक, एफ ऑफ जेड इस सर्कल में, इस कंटूर में एनालिटिक है, और एफ डैश जेड कंटिन्यूअस है। अगर एफ डैश जेड कंटिन्यूअस है तो आप कह सकते हो विदाउट कैलकुलेटिंग, विदाउट इंटीग्रेटिंग एफ ऑफ जेड, आप उसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो कि उसकी वैल्यू 0 होगी। समझ में आ गया? जैसे आप ट्वेल्थ क्लास में क्या करते थे, इंटीग्रेशन करते थे एक्स स्क्वायर डीएक्स का, तो ये होता था एक्स क्यूब बाई 3। लेकिन अगर आप यहां पर करोगे जेड स्क्वायर डी जेड का इंटीग्रेशन करना चाहते हो, तो ये नहीं होगा जेड, और ये कंटूर इंटीग्रेशन है ओवर द क्लोज्ड कर्व सी। तो यहां पर आपका इंटीग्रेशन ऐसा नहीं होता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कि आप इसे लिख दोगे जेड क्यूब बाई 3। आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसका कंटूर इंटीग्रेशन करेंगे। कंटूर इंटीग्रेशन का मतलब आप देखेंगे कि जेड स्क्वायर जो ये लिखा है जेड स्क्वायर, वो इस थ्योरम के अनुसार एनालिटिक है, बिल्कुल जेड स्क्वायर एनालिटिक है। एफ डैश जेड कंटिन्यूअस है, बिल्कुल एफ डैश जेड कंटिन्यूअस है। सो हम इसको विदाउट कैलकुलेटिंग इट्स वैल्यू हम लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, समझ में आ गया? थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है? थ्योरम कहता है कि अगर कोई फंक्शन क्लोज्ड कर्व में एनालिटिक है तो उस और उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है, तो विदाउट कैलकुलेटिंग इंटीग्रल आप कह सकते हो कि उस इंटीग्रल की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, चलिए इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहला ही एग्जाम्पल आपका एके टीयू में 2024 में आया था, 2 मार्क्स में पूछा गया था ये। ठीक है, उसने क्या कहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इवेलुएट दिस, इसको इवेलुएट करना है। वेयर सी इज द सर्कल दिस, सी इज दिस सर्कल। आप एक तो ये याद रखें, रिमेंबर सर्कल की जो डेफिनेशन होती है, सर्कल की डेफिनेशन होती है जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सर्कल की इक्वेशन जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर होती है, जहां पर जेड नोट होता है सर्कल का सेंटर और कैपिटल आर होता है सर्कल का रेडियस। ठीक है, तो अब इस केस में जो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें सर्कल दिया है ये। ठीक है, तो सर्कल अगर हमें ये दिया है मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 2, तो इस सर्कल को इसके साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो यहां पर आप देखोगे इसे क्या लिख सकते हो आप, जेड माइनस 0। तो जेड नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, 0, और आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक सर्कल हो गया, सर्कल ऑफ सेंटर 0 और रेडियस 2, 2 रेडियस का सेंटर, 2 रेडियस का और सेंटर 0। तो इसे ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करेंगे तो हम कैसे करेंगे इसको, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस। आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर 0 0 है, कैसे पता चला, ये आपने निकाला, और रेडियस 2 है। तो ये कैसे होगा ड्रॉ, ये इस तरीके से कुछ ड्रॉ होगा आपका। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा सा करने की कोशिश करते हैं। ये आपका सर्कल ड्रॉ होगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये आपका पॉइंट हो गया 0,
यहां पर ये कहाँ काटेगा, -2 पर, क्योंकि इसकी रेडियस 2 है। यहां पर 2 पर, यहाँ 2 पर, और यहाँ पर -2 पर। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि इस तरीके से यहाँ पर इनका। अब इनमें जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से ये इंटीग्रल निकालने को आए, तो आप समझ जाना कि आपको कौची इंटीग्रल फॉर्मूला या थ्योरम अप्लाई करनी है। तो आप स्टेप 1 में क्या करेंगे, सबसे पहला काम है डिनोमिनेटर को 0 रख देना। ठीक है, याद रखना। स्टेप 1 क्या है आपका, हर क्वेश्चन में हम यही करेंगे। स्टेप 1 है पुट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर को 0 रख दो। तो ये आपका आ गया z+4 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर z की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, -4, -4, -4, -4, -4। ठीक है, 5 वैल्यू आई -4 की, क्यों, क्योंकि इसकी पावर 5 है। ठीक है, तो इसलिए इसकी 5 वैल्यूज हैं। अब आपको स्टेप 1 हो गया। अब ये डिसाइड करो कि ये जो पॉइंट आए हैं, ये आपके कंटूर, कंटूर मतलब ये सी, ये सी मतलब ये सर्कल, इसके अंदर पड़ रहे हैं या इसके बाहर पड़ रहे हैं। ठीक है, तो स्टेप 2 में क्या करना है, चेक पॉइंट्स लाई इनसाइड और आउटसाइड ऑफ कंटूर। कंटूर जो इस केस में सर्कल है। तो यहाँ देखो हमारी जेड की वैल्यू कितनी आई, -4। -4 क्या इस सर्कल के अंदर पड़ रही है, नहीं पड़ रही है। कहाँ पड़ेगी -4, इस पर, यहां पर कहीं पर -4 पड़ेगा। तो दैट मीन्स अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर नहीं पड़ रहा है, यानी कंटूर के अंदर नहीं पड़ रहा है और वो बाहर पड़ रहा है, तो आप डायरेक्ट कोची इंटीग्रल थ्योरम लगा सकते हो और उसकी हेल्प से लिख सकते हो कि इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 होगी। तो यहां लिख दो, सिंस z = -4 lies outside the contour, so by Cauchy integral theorem। कोची इंटीग्रल थ्योरम से आप क्या कह सकते हो कि ये जो इंटीग्रल है, कौन सा इंटीग्रल, जो गिवन इंटीग्रल है। ठीक है, इंटीग्रल ओवर सी e⁴ ये हमारा आंसर। तो हर क्वेश्चन को हम इसी तरीके से करेंगे जब उसको कहे इवेलुएट करने के लिए। तो मैंने आपको क्या बताया, पहले स्टेप में डिनोमिनेटर 0 रखेंगे। दूसरे स्टेप में चेक करेंगे कि हमारे पॉइंट्स सर्कल के यानी कंटूर के अंदर हैं या बाहर। अगर सारे पॉइंट्स कंटूर के बाहर हैं, तो आप कोची इंटीग्रल थ्योरम से लिख सकते हो कि इसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए, ये रहा क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आपके आरके जीआईटी में पीयूटी में 2024 और 2025 में आया था। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्या, जो हमारा कंटूर दिया हुआ है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसको देखते ही आपको आइडिया लग गया कि इसका सेंटर 0 है और रेडियस 1। क्यों, क्योंकि सर्कल की मेन इक्वेशन मैंने आपको क्या बताई है, z-z0 इज इक्वल टू r, वेयर z0 इज सेंटर एंड r इज रेडियस। तो जब आप इसको और इसको कंपेयर करेंगे, तो पाएंगे z0 की वैल्यू है 0 और r की वैल्यू है 1। इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसे हम ड्रॉ करते हैं, तो ये आपकी x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस। इसको जैसे ही हमने ड्रॉ किया, तो सेंटर हो गया हमारा 0, 0 और रेडियस हो गई हमारा 1। तो रेडियस 1 होते ही ये पॉइंट 1, ये -1 और ये 1 और ये -1।
ठीक है, तो रेडियस हमारी हो गई 1। अब आप देखो, फिर मैंने क्या कहा था, डिनोमिनेटर को 0 रखना। इसका डिनोमिनेटर क्या है, इसका डिनोमिनेटर है 1, तो 1 को तो हम 0 रख नहीं सकते। ठीक है, तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। स्टेप 1 में क्या बताया था, डिनोमिनेटर को 0 रखना। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम कुछ भी 0 नहीं रख सकते, और ये ऑटोमेटिकली स्टेप 1 पूरा हो जाता है। फिर स्टेप 2 में हम कर देखते थे कि जो डिनोमिनेटर से पॉइंट निकले वो हमारे कंटूर के अंदर पड़ते हैं या बाहर। ऑब्वियसली यहाँ कोई पॉइंट ही नहीं निकला, तो सारे के सारे बाहर निकल पड़ते हैं। तो हम सीधा सीधा लिख देंगे, सिंस एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i xy इज एनालिटिक इन कंटूर। कौन सा कंटूर, जो हमें दिया है ये इसमें। तो सो बाई कॉची इंटीग्रल थ्योरम, हम क्या कह सकते हैं, जो गिवन इंटीग्रेशन है, गिवन कंटूर इंटीग्रेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i xy डी जेड इज इक्वल टू 0। बस 2 नंबर में अगर क्वेश्चन आ जाए इंटीग्रेशन का, तो समझ जाओ उसमें कोची इंटीग्रल थ्योरम ही लगनी है, और उसकी वैल्यू 0 ही आनी है जनरली। ठीक, ऐसा हमेशा नहीं है, क्योंकि वो छोटा सा वो निकलवा लेता है सिंपल पोल पे कई बार इंटीग्रेशन। ठीक, तो 90% ऐसा ही हो। तो आप लोग समझ गए। और एग्जांपल देखते हैं जिससे कि हमें और क्लियर हो जाए। आइए इस एग्जांपल को देखते हैं। ये वाला एग्जांपल RKGIT में ST2 में 2025 में आया था। तो सबसे पहला काम क्या है, जो आपका कंटूर है उसको ड्रॉ करो। तो कर लेते हैं। आपको पता ही है, सर्कल की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है Z-Z0 इज इक्वल टू R, वेयर Z0 क्या है, सेंटर, और R है रेडियस। तो इससे अगर हम कंपेयर करेंगे, तो हमारा सेंटर हो गया 0 और रेडियस हो गई 3/2। इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं, तो ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, और इससे अब हमें, ये हमने सर्कल को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो सेंटर 0 0 और रेडियस 3/2। तो 3/2, तो ये हो गया 3/2, ये हो गया -3/2, अगेन ये 3/2, और ये -3/2, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, इतना काम हो गया, पहले कंटूर ड्रॉ कर लिया। दूसरा तरीका क्या है, डिनोमिनेटर को 0 रखना। ठीक है, स्टेप 1 में क्या था, डिनोमिनेटर को 0 रखना। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर है Z-2, तो Z-2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया Z = 2। अब चेक करो Z = 2 इस सर्कल के अंदर पड़ता है या बाहर। तो देखो बाहर पड़ता है, क्योंकि ये -3/2 है ये वाला पॉइंट। तो तो आपका ये जो पड़ेगा Z = 2, ये इधर कहीं पड़ेगा Z = 2, क्योंकि ये पॉइंट है 3/2। 3/2 मतलब 1/1.5। तो Z = 2 लाइज आउटसाइड ऑफ मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू 3/2, इसके बाहर पड़ता है। तो आप लिख सकते हो, सो बाई कॉची इंटीग्रल थ्योरम, जो आपका ये इंटीग्रेशन जो क्वेश्चन में गिवन है, e⁻I z/Z-2 dz इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये सर्कल ड्रॉ करना होता है। सर्कल ड्रॉ करके सबसे पहले कंटूर ड्रॉ करो, कंटूर ड्रॉ करके डिनोमिनेटर को 0 रखो, और देखो पॉइंट अगर सारे के सारे पॉइंट सर्कल के बाहर पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब आपका इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए
एग्जाम्पल नंबर 4 उसने कहा है इवेलुएट दिस वेयर सी इज द स्क्वायर दिस वन। तो ये स्क्वायर उसने हमें दे दिया है। तो सबसे पहले वही हम इस स्क्वायर को ड्रॉ करेंगे। उसने क्या किया, सी इज ए स्क्वायर विद वर्टिसेस दिस एंड दिस। ठीक है, तो स्क्वायर वर्टिसेस क्या दिए हैं हमें, स्क्वायर वर्टिसेस जो क्वेश्चन में हमें दिए हैं गिवन आर हैं, क्या क्या है, 1 + i, कॉमा 2 + i, कॉमा 2 + 2i, कॉमा 1 + 2i। ठीक है, अब ये स्क्वायर वर्ट सॉरी, ठीक है, ये आपके स्क्वायर वर्टिसेस है। तो इनको हमें पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है। पॉइंट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और तो यहाँ पर जो पॉइंट लिखा होता है वो आपका एक्स एक्सिस का होता है, यानी रियल नंबर वाला जो पॉइंट होता है वो एक्स एक्सिस का होता है। एक है, ठीक है, तो हमें पॉइंट्स कैसे लिखने होते हैं, पॉइंट्स का कंसेप्ट क्या है, जैसे x + i y लिखा है, तो जो x है वो हमारा एक्स एक्सिस पे चला हुआ पॉइंट हो जाता है, और i का जो कोफिशिएंट होता है वो y हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पॉइंट्स को लिखते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये 1 है तो 1 ये यहाँ पर आ जाएगा, कोमा इधर i का जो कोफिशिएंट है वो इसके साथ आ जाएगा, वो यहाँ। ठीक है, इसी तरह इसके लिए अगर हम देखेंगे तो पहले 2 और i का कोफिशिएंट 1, फिर इसके लिए देखेंगे तो 2, 2, देन इसके लिए हम देखेंगे तो 1, ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स आ गए किसके, कंटूर, कंटूर के स्क्वायर के, कंटूर जो कि एक स्क्वायर है। ठीक, इसे अब हमें ड्रॉ करना है। ड्रॉ करना है तो हम कैसे करेंगे, देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। तो अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो पहले ये वाला पॉइंट ड्रॉ करते हैं, 1, 1। तो 1, 1 कहाँ पड़ेगा, 1 और 1 कहीं यहाँ पर पड़ेगा, 1, 1 पॉइंट। देन 2, 1, 2 एक्स एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस 2 हो गई, एंड देन 1, ये हमारा हो गया, ये पॉइंट हो गया 2, 1। नेक्स्ट 2, 2, 2 ये हो गया, और उसके ऊपर की तरफ चलेंगे, यहाँ ये पॉइंट पड़ गया आपका 2, 2। देन 1, 2, तो 1 हो गया, एक्स एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस 1, और वाई एक्सिस पे यहाँ पर आपका 2, 1, तो ये हमारा स्क्वायर बन गया। इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये स्क्वायर हो गया आपका, इसको आप देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से ये आपका स्क्वायर है। ठीक है, अब आपको सबसे पहला काम क्या था, कंटूर को ड्रॉ करना। तो इस क्वेश्चन का कंटूर हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था, इस डिनोमिनेटर को 0 रखेंगे। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, हम डिनोमिनेटर को 0 रखें। तो पुट z + 2 का होल क्यूब इंटू z² + 4 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, z + 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0, एंड z² + 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से तो हमें वैल्यू मिल गई z इक्वल टू -2, -2, -2। ठीक है, 3 बार आएगा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पर क्यूब है। ये हो गया, z² = -4, -4 को लिख सकते हो 4i², ये किसकी वैल्यू हो गई, z² की, और z इज इक्वल टू हो गया +-2i। तो आपके पास क्या पॉइंट्स आ गए, -2 आ गया एक तो, और +-2i आ गए। ठीक है, तो पॉइंट्स क्या आ गए हमारे पास, पॉइंट्स हमारे पास आ गए, z इज इक्वल टू -2, -2, -2, 2i एंड -2i। ये पॉइंट्स हमारे पास आ गए।
ठीक है, अब इनको हमें यहां पर ड्रॉ करना है और देखना है कि हमारे कंटूर के अंदर पड़ते हैं या बाहर। तो सबसे पहले -2 को देखते हैं। तो -2 होगा तो ये एक्स एक्सिस पे कहाँ पड़ेगा, -2 यहां पर पड़ेगा -2। फिर आगे कौन सा पॉइंट है, 2i। 2i क्या के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या होता है, ये जो 2i हमने लिखा है इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट देखेंगे तो 0,2। तो हमें देखना 0,2 कहाँ पड़ेगा। 2i कहाँ पड़ेगा, वाई एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस, यहाँ पर ये 2i पड़ेगा। फिर हमें देखना है -2i। तो -2i के कॉरस्पॉन्डिंग जो होंगे पॉइंट्स वो क्या होंगे, 0,-2। कैसे पता चल रहा है ये हमें पता चल रहा है क्योंकि फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं, x+iy के कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट होते हैं x, y। ठीक है, x, y। तो इस वजह से ये वाला -2i पॉइंट कहाँ पड़ेगा, हमारा -2i पॉइंट पड़ेगा यहाँ कहीं पे, -2i। ठीक है, अब आप देखो इसके 3 पॉइंट है और तीनों के तीनों पॉइंट हमारे कंटूर के बाहर पड़ रहे हैं। सारे पॉइंट्स कंटूर के बाहर पड़ रहे हैं। तो क्योंकि सारे पॉइंट्स कंटूर के बाहर पड़ रहे हैं इसलिए कोची इंटीग्रल थ्योरम की हेल्प से आप कह सकते हो कि इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो बाई कॉची इंटीग्रल थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, जो ये इतना भारी भरकम इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल 2z² + 5 इंटीग्रल 2z² + 5 z+2 का होल क्यूब z² + 4 dz इज इक्वल टू, ठीक है यही है ना। हाँ यही। ठीक है, तो कोची इंटीग्रल थ्योरम क्या कहती है कि इसको बिना इस इंटीग्रल को निकाले हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू आएगी 0। ये हमारा आंसर। तो आप अभी तक समझ गए होंगे कि हमने क्या किया है, कंटूर को ड्रॉ करते हैं, डिनोमिनेटर को 0 रखते हैं और चेक करते हैं कि जो पॉइंट्स आए हैं वो कंटूर के अंदर पड़ रहे हैं या बाहर। अगर सारे पॉइंट्स कंटूर के बाहर पड़ रहे हैं तो कोची इंटीग्रल थ्योरम से हम कह सकते हैं कि उसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अभी तक हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे वो ऐसे क्वेश्चंस थे जो बताते थे कि कोची इंटीग्रल थ्योरम कैसे की हेल्प से कैसे क्वेश्चन को इवेलुएट करते हैं। अब उसे हमें प्रूफ भी करके दिखाना है। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो वर्ड यूज हुआ है वेरीफाई। जब भी वेरीफाई वर्ड यूज हो जाएगा तो आपको वेरीफाई करके उसे दिखाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करें। वेरीफाई कोची इंटीग्रल थ्योरम बाय इंटीग्रेटिंग e⁻i z along the boundary of the triangle with vertices this। तो ये आपके पास आ गए, आपको कोची इंटीग्रल थ्योरम को वेरीफाई करना। पहले अप्लाई करते हैं कोची इंटीग्रल थ्योरम, फिर उसके बाद वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने कंटूर को ड्रॉ करेंगे। कंटूर को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करें। देन उसके बाद हम अपने पॉइंट्स जो ये हमें दिया है ट्राइंगल के पॉइंट्स इनको ड्रॉ करेंगे। इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है, 1,1। इसके कॉरस्पॉन्डिंग -1,1। इसके कॉरस्पॉन्डिंग -1, तो ड्रॉ करते हैं। 1,1 करीब यहाँ पड़ेगा, यहाँ पर पड़ेगा हमारा 1,1। -1,1 ये यहाँ पर -1,1 और ये -1 और -1 नीचे कहीं यहाँ पर आपका ये पड़ेगा -1, -1। ठीक है, इनको हम मिला देते हैं।
ठीक है, तो ये हमारे ट्रायंगल बन गया। इसको नाम दे दो ए बी एंड ई, दे दे इसको नाम ई। ठीक है, ये हमने इसको नाम दे दिया। तो ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज ये होगी। ठीक है, ध्यान देना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये हमारा ट्रायंगल कंटूर ड्रॉ हो गया। अब आगे का काम करते हैं। आगे हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर को जीरो रखते थे। ठीक है, डिनोमिनेटर को जीरो रखते थे, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर इसको इंटीग्रेट करना है हमें। ठीक है, हमें निकालने की किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू, इंटीग्रल ओवर सी। सी क्या है हमारा, ट्रायंगल, ई टू द पावर आई जेड डी जेड। ये उसने हमसे कहा है कि इसको इंटीग्रेट कीजिए ई टू द पावर आई जेड को। अब आप देखो, इसके डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं। जब कुछ नहीं है तो कोई भी पॉइंट इस कंटूर यानी कि इस ट्रायंगल ए बी ई के अंदर नहीं पड़ेगा। अंदर नहीं पड़ेगा तो कोई कोची इंटीग्रल थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू जीरो बाई कोची इंटीग्रल थ्योरम। इसकी हेल्प से हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू जीरो है। अब हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। ध्यान से समझेंगे तो वेरिफिकेशन टफ नहीं है, बहुत आसान है। और कहीं डाउट आएगा तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू भी क्वेरी कर सकते हैं। तो वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, वेरिफिकेशन है कि हमें ये दिखाना है, इस इंटीग्रल को हमें अब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, लाइन इंटीग्रल की हेल्प से सॉल्व करेंगे और दिखाएंगे कि इसकी वैल्यू जीरो आएगी। कैसे दिखाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। हम सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पर, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर सी ई टू द पावर आई जेड डी जेड। इसकी वैल्यू हमें जीरो दिखानी है। ठीक है, सी क्या है हमारा, सी एक क्लोज्ड कर्व है जो इस क्वेश्चन में ट्रायंगल है ए बी ई। ठीक है, ट्रायंगल ए बी ई हमारा क्लोज्ड कर्व है जो यहाँ पर इस ओवर विच हमें इंटीग्रेशन करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल तीन लाइनों से मिलकर बना है, ए बी, बी ई और ई ए। तो इस इंटीग्रल को हम, ठीक है, तीन हिस्सों में ब्रेक कर देंगे। ठीक है, ये हम कर देंगे, ये लिखेंगे ई टू द पावर आई जेड डी जेड ओवर ए बी प्लस इंटीग्रल ई टू द पावर आई जेड डी जेड ओवर बी ई प्लस इंटीग्रल ई टू द पावर आई जेड डी जेड ई ए। ठीक है, इक्वेशन नंबर वन। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या करा, जो हमारा ट्रायंगल था उस ट्रायंगल में हर लाइन के अलोंग उस इंटीग्रल को कैलकुलेट करेंगे और उन्हें ऐड कर देंगे। अब आप देखोगे इन तीनों इंटीग्रल को हम अलग अलग निकालेंगे, निकाल करके इक्वेशन नंबर वन में रख देंगे और आफ्टर कैलकुलेशन हमारा आंसर आ जाएगा जीरो। ठीक है, थोड़ा लेंथी है, समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं नाउ, पहले वाले को निकालते हैं, इंटीग्रल ओवर ए बी ई टू द पावर आई जेड डी जेड। चलिए सीखिए कैसे लाइन इंटीग्रल को निकाला जाता है। इंटीग्रल ई टू द पावर आई जेड डी जेड ए बी। ए बी लाइन क्या है हमारी, ए बी लाइन की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, आप ध्यान से देखो, ए बी लाइन की वाई वैल्यू पॉइंट ए पे भी वन है और पॉइंट बी पे भी वन है। तो इस ए बी लाइन की जो इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो y इक्वल टू वन ए बी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी क्या, y इक्वल टू वन। तो सबसे पहले हमने क्या करा, ए बी जो लिखा था उस ए बी लाइन की इक्वेशन यहाँ पर लिख दी। ठीक है, अगर y इक्वल टू वन है तो आप ये बताओ dy dy मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ y, dy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी जीरो।
क्योंकि y इक्वल टू 1 को आप डिफ्रेंशिएट कर दो, तो y की जगह क्या लिख दोगे, dy, और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे यहाँ पर y इज इक्वल टू 1, dy इज इक्वल टू 0 ओवर कंटूर इंटीग्रेशन। z की वैल्यू रख दो, e टू द पावर i x प्लस आई वाई, और dz क्या होता है, dx प्लस आई dy। ठीक है, dz की वैल्यू क्या होती है हमेशा, dx प्लस आई dy। अब जो ये वैल्यूज आपकी हैं, ये इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी कि y की जगह 1 रख दो और dy की जगह 0 रख दो। तो इसमें हम रख देते हैं, जैसे ही हमने इसमें रखा, तो ये हमारे पास एक तो कंटूर इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। यहाँ y की जगह 1 रखेंगे और dy की जगह 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा e टू द पावर i एक्स प्लस आई, y की जगह 1 रखा, dx, क्योंकि dy की जगह हम क्या रख रहे हैं यहाँ पर, 0, इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर में जो i है इसको ब्रैकेट के अंदर भेज दो, अंदर भेजोगे तो ये हो जाएगा आई एक्स प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 डी एक्स। ठीक है, अब अलोंग ए बी निकाल रहे, हमारे यहाँ पर ये जो हम निकाल रहे हैं किसके अलोंग निकाल रहे हैं, ए बी के अलोंग, और हम अब हम इंटीग्रेट किसके अलोंग कर रहे हैं, डी एक्स के अलोंग। अब आप देखो ए बी के अलोंग एक्स की वैल्यू क्या है, आप यहाँ आएंगे फिगर में, ए बी के अलोंग इस डायरेक्शन में बढ़ते हुए एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या है, ये लिखी 1, इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या है, ये लिखी -1। तो यानी कि क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, उसी का ध्यान में रखते हुए हमारी जो एक्स की लिमिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1 से -1। क्यों, क्योंकि ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ए पे एक्स की लिमिट है 1 और बी पे है -1, तो एक्स की लिमिट हो जाएगी 1 से -1। ठीक है, 1 से -1। इसके बाद इंटीग्रेशन 1 टू -1, इसे लिख सकते हो e टू द पावर आई एक्स इंटू ई टू द पावर -1 dx इज इक्वल टू ई टू द पावर -1, तो कांस्टेंट होने के कारण बाहर निकल गया, 1 टू -1 ई टू द पावर आई एक्स dx, फिर इक्वल टू ई टू द पावर -1, इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ई टू द पावर आई एक्स अपॉन आई, और यहाँ 1 टू माइनस, लिमिट रख दो ई टू द पावर -1, एक्स की जगह हमने पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो ई टू द पावर -i माइनस ई टू द पावर आई, और यहाँ पर हो गया आई। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद हम ऐसे ही रख लो चाहे, है ना, ई टू द पावर -1 अभी ऐसे ही रखते हैं आई, आगे जरूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर दें। ठीक है, तो ये हमने वैल्यू निकाल दी पहले इंटीग्रल की, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हमने पहले इंटीग्रल की वैल्यू निकाल दी। अब हम निकालते हैं दूसरे इंटीग्रल की वैल्यू, दूसरे इंटीग्रल मतलब इसकी वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद हम निकालेंगे इसकी वैल्यू निकालेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस से हमें निकालना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, बहुत आसान है, बस आपको समझने की जरूरत है। अगेन, अब हमें क्या करना है, अगेन इंटीग्रल निकालना है कंटूर, अगेन हमें इंटीग्रेशन करना है ई टू द पावर आई जेड डी जेड का अलोंग बीई। ठीक है, बीई के अलोंग अगर हम करेंगे, तो बीई कौन सी लाइन है हमारी, ये वाली लाइन हमारी बीई है। बीई लाइन का इक्वेशन क्या होगा, आप यहाँ देखो, बी पर भी एक्स की वैल्यू -1 और ई पे भी एक्स की वैल्यू -1, तो बीई लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू -1। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा इक्वल टू एक्स इक्वल टू -1। एक्स इक्वल टू -1 में अगर मैं डी एक्स कर दूं, डिफ्रेंशिएट करूं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0।
समझ आ गया आपको बी। फिर ई टू द पावर आई जेड लिखा है, तो इसे हम लिख सकते हैं ई टू द पावर आई जेड को एक्स प्लस आई वाई, और डी जेड को हम लिख सकते हैं डी एक्स प्लस आई डी वाई। तो ये जो वैल्यूज हैं वो अब आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रल ई टू द पावर आई माइनस वन प्लस आई वाई, और यहां पर आ जाएगा जीरो प्लस आई डी वाई। बस इसे अब हम सिंप्लीफाई कर देंगे। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ई टू द पावर माइनस आई स्क्वायर, यानी कि माइनस वन वाई इंटू आई डी वाई। आई कांस्टेंट होने के कारण बाहर, इसे लिख सकते हैं ई टू द पावर माइनस आई इंटू ई टू द पावर माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू आई ई टू द पावर माइनस आई इंटीग्रल ई टू द पावर माइनस वाई डी वाई। अब हम ये किसके अलोंग इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो वाई के अलोंग इंटीग्रेट कर रहे हैं। और लाइन कौन सी ली थी हमने, बीई। तब हमें देखना है बीई लाइन में वाई की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है। तो देखो बीई लाइन में, बीई लाइन का डायरेक्शन क्या है, ये वाला डायरेक्शन है। तो कहां से कहां तक मूव कर रही है, यहाँ पर बी पे वाई की वैल्यू है वन, और ई पे वाई की वैल्यू है माइनस वन। तो ये मूव कर रही है वन से माइनस वन। तो वाई की वैल्यू मूव कर रही है वन से माइनस वन। तो यहाँ हम लिख देंगे वन से माइनस वन। बस आगे कुछ है ही नहीं, इंटीग्रेट कर दो आई ई टू द पावर माइनस आई। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ई टू द पावर माइनस वाई अपॉन माइनस वन, और लिमिट वन टू माइनस वन। तो दिस इज इक्वल टू आई ई टू द पावर माइनस आई, ये आपके पास हो जाएगा ई टू द पावर वाई माइनस ई टू द पावर माइनस वन, सॉरी, ई टू द पावर वन माइनस ई टू द पावर माइनस वन अपॉन में माइनस वन। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया आगे, आई ई टू द पावर माइनस आई, और यहां पर हम क्या करते हैं, माइनस की मल्टीप्लाई कर दें, ई टू द पावर माइनस वन माइनस ई टू द पावर वन। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमारी थ्री आ। ठीक है, तो ये हमने दूसरा इंटीग्रल भी निकाल दिया। अब हम तीसरा इंटीग्रल निकालेंगे, यानी कि ई ए के अलोंग अब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे। चलिए उसको भी कर लेते हैं, फिर तीनों को ऐड कर देंगे। तो अब इंटीग्रल निकालना है ई ए के अलोंग ई टू द पावर आई जेड डी जेड का। चलिए फिर से वही काम, ई ए, ई ए लाइन की इक्वेशन क्या है, ये हमारा फिगर है ई ए। ई ए लाइन कौन सी हुई, ये हमारी ई ए लाइन। अब इसका इक्वेशन निकालना है, तो क्लियर देखो पता चल रहा है ए पॉइंट जो है क्या है, वन वन पॉइंट है, यानी एक्स और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट सेम है। इसी तरह ई पॉइंट के भी में भी माइनस वन और माइनस वन सेम है, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट सेम है। इसके अलावा जो ये लाइन है ये ओरिजिन से पास आउट हुआ, तो आपको ये क्लियर पता चल रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई y इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू एक्स। वाई इज इक्वल टू एक्स, तो डिफ्रेंशिएट करो तो डी वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, डी एक्स। ई टू द पावर आई जेड को हम क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर आई एक्स प्लस आई वाई, डी जेड को डी एक्स प्लस आई डी वाई। अब ये जो वैल्यूज हैं वो इसमें रख दो। इसमें रखते हैं तो इंटीग्रल ई टू द पावर आई एक्स प्लस आई एक्स, यहाँ पर भी डी एक्स प्लस आई डी एक्स।
ठीक है, अब अगेन सिंप्लीफाई करके हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये आ गया इंटीग्रल ई टू द पावर, यहां से x कोमा आई को अंदर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आई एक्स माइनस एक्स। और यहां पर अब हम यहां से क्या करेंगे, dx कॉमन ले लेंगे, 1 + i। 1 + i जो है ये इंटीग्रल से बाहर चला जाएगा, 1 + i इंटीग्रल ई टू द पावर, पावर से x कॉमन ले दो, i-1 dx। ठीक है, इसको आप इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करने से पहले हमें यहाँ पर x की लिमिट रखनी होगी। अब आप देखो, किस कौन सी लाइन है हमारी, ई ए लाइन है। तो ई ए लाइन के अलोंग x की लिमिट कहां से कहां तक वेरी कर रही है। देखो ई ए लाइन, ई पे x की लिमिट है -1 और ए पे x की लिमिट है 1। तो यानी कि हमारी जो लिमिट वेरी कर रही है x की, वो कर रही है -1 से 1 पर। तो हमारी x की लिमिट क्या हो जाएगी, -1 to 1। तो इसे अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो 1 + i, और ये हो गया ई टू द पावर x × i-1 अपॉन i-1, और लिमिट हो जाएगी -1 to 1 इज इक्वल टू। तो ये हो गया 1 + i, यहाँ पर वैल्यू रख दो। वैल्यू रखेंगे तो ई टू द पावर i-1 माइनस ई टू द पावर -i+1 अपॉन i-1। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास यहाँ तक आ गया। एक थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन है। देखो यहाँ पर क्या था, x + i x था, x + i x। अच्छा हाँ, ठीक है, ओके, इट्स ओके। चलिए आगे करते हैं हम इसको। तो ये हो गया आपके पास ई टू द पावर i-1 माइनस ई टू द पावर -i+1, और इसे हम लिख सकते हैं 1 + i अपॉन i-1। ठीक है, अब इसमें से हमें डिनोमिनेटर से आई को माइनस करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही हम ये करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ई टू द पावर i-1 माइनस ई टू द पावर -i+1, नीचे हो जाएगा i² - 1 ऊपर i+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर i-1 माइनस ई टू द पावर -i+1, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो i² यानी -1 + 1, a+b का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, a² + b² + 2ab, तो +2i। और i² की वैल्यू होती है -1 - 1, इससे कट गया ये। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर i-1 माइनस ई टू द पावर -i+1। ठीक है, यहाँ बचा 2i अपॉन में -के 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अगेन ई टू द पावर i-1 माइनस ई टू द पावर -i+1, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, i, और -1 को लिख सकते हैं i²। इससे अगेन ये कट हो गया। तो बाकी की इसको हम लिख दिया इक्वेशन नंबर 4। अब बस इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो।
पुट 2 3 इंटू 4 इंटू 1, 1 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो 1 क्या है हमारी, 1 है हमारी ये वाली। ठीक है, इसमें हम सब्सटीट्यूट करते हैं। तो देखिए कैसे। तो 1 में हम जैसे सब्सटीट्यूट करेंगे तो इंटीग्रल ओवर सी e⁻ i z d z इज इक्वल टू, इसके बाद क्या था इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास था ये, इसकी वैल्यू इंटीग्रल की, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को ऐड करना था, यानी इक्वेशन 2 3 4 को यहाँ पर रखना था। इक्वेशन नंबर 2 से क्या आया हमारे पास, e⁻−1 e⁻−i -e⁻i/i। ठीक है, याद रहेगा ये e⁻−1/i। सबसे पहले ये रखते हैं e⁻−1/i। तो यहाँ क्या आ जाएगा, e⁻−1/i, इतना हो गया। ब्रैकेट के अंदर क्या दिया हुआ था हमें इक्वेशन नंबर 2 में, e⁻−i - e⁻i। तो e⁻−i - e⁻i, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 से आ गया। प्लस इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 से क्या है, ये रहा i e⁻−i, और ब्रैकेट में क्या था हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 में, e⁻−1 -e⁻1, e⁻−1 -e⁻1। फिर प्लस इक्वेशन नंबर 4, वो क्या कहती है, 1/i e⁻i−1 -e⁻i+1। ठीक है, बस इसे अब हमें सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ क्या है, आई। तो पूरे का एलसीएम ले दो सबसे पहले, आई एलसीएम ले दिया तो e⁻−1 e⁻−i प्लस, यहाँ आई इसके एलसीएम में नहीं है, आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर e⁻−i e⁻−1 -e⁻1 प्लस e⁻i−1 -e⁻i+1 इज इक्वल टू, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लिया हुआ है आई, इस -1 की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं। ठीक है, अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, e⁻−1 - i, अगेन e⁻−1 + i। फिर इस आई स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे और इसकी मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं। तो माइनस e⁻−1 - i, माइनस माइनस प्लस e⁻1 - i, आगे प्लस e⁻−1 + i -e⁻1 - i, ये हमारे पास है। देखो अब देखेंगे हम कि ये सारे के सारे आपस में कट जाएंगे। देखो कैसे, यहाँ है -1 - i, तो ये रहा -1 - i, ये प्लस का है ये माइनस का है। ठीक है, तो ये दोनों पोर्शन आपस में कट गए। इसी तरीके से ये है -1 + i, तो -1 + i दूसरा ये रहा। तो ये दोनों भी आपस में कट गए। फिर ये है e⁻1 - i, ये भी e⁻1 - i, इससे कट गया ये।
तो ये क्या आ गया, 0/i इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमने जो कोची इंटीग्रल थ्योरम है उसको वेरीफाई कर दिया। तो 10 कोची इंटीग्रल थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर काम हो गया इस क्वेश्चन का। तो वेरिफिकेशन में मैंने आपको क्या बताया है, पहले आप अप्लाई करेंगे, फिर अप्लाई करने के बाद जो भी आपका कंटूर होगा, क्लोज्ड कंटूर, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो आपका ट्रायंगल हो, आप उसमें हर एक लाइन के अलोंग इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करके जो आंसर आएगा उन सबको जोड़ देंगे, उनको ऐड कर देंगे। ऐड करते ही उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हमने क्या करा है, क्लोज्ड में हर एक लाइन के अलोंग उसे इंटीग्रेट करके देखा है इसमें। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका एक ही ट्यूब में 2025 में आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेट कोची इंटीग्रल थ्योरम। ठीक है, कोची इंटीग्रल थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। वेरीफाई कोची थ्योरम फॉर एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर आई जेड इंटीग्रेटेड along बाउंड्री ऑफ द रेक्टेंगल दिस। इस बार ये रेक्टेंगल दे दिया इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये रेक्टेंगल दे दिया, रेक्टेंगल देने का मतलब है ये रेक्टेंगल के कॉर्नर्स दे दिए। कॉर्नर्स दे दिए तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट निकालो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट और इसके और उनसे रेक्टेंगल को ड्रॉ कर दो। क्या होंगे इनके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट, पहले वाले का 1 - 1, कोमा 1 1, -1 1 और -1 - 1। ठीक है, तो -1 और -1 इस तरीके से आपके ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रेक्टेंगल को हमें बनाना है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं, देखते हैं ये कैसे ड्रॉ होगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो सबसे पहले पहला पॉइंट ड्रॉ करते हैं 1 - 1। तो 1 और -1 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर पड़ेगा 1 - 1। देन 1 1 1 और 1 यहाँ कहीं पड़ेगा 1, 1 -1 और 1 ये आपका यहाँ कहीं पड़ेगा -1, 1 एंड देन -1 और 1 ये आपका यहाँ कहीं पड़ेगा -1, -1। इसके बाद इन सबको आपस में मिला दिया गया। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट्स आ गए, इसको आप नाम दे सकते हो ए, बी, सी एंड डी। सी और डी क्योंकि हम कंटूर के लिए यूज करते हैं, तो सी और डी ना दे करके हम यहाँ पर नाम देते हैं A B C D E और F। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहिए तो हमारी डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, इस डायरेक्शन में हमें अब कोची इंटीग्रल थ्योरम को वेरीफाई करना है। पॉइंट ध्यान देना, वेरीफाई। ठीक है, अब आप वेरिफिकेशन में आपको आइडिया तो लग ही गया होगा। अब आप यहाँ पर ये साथ साथ ये भी देख लो कि इन लाइन की इक्वेशन क्या है। जैसे ए बी लाइन की इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो ए बी पे आप देखो, आपकी ये यहाँ पर वैल्यू -1 है और यहाँ पर भी वैल्यू -1 है, यानी कि इसका y कोऑर्डिनेट फिक्स। तो इस लाइन की इक्वेशन हो गई y इक्वल टू -1। इसी तरह बीई के लिए x कोऑर्डिनेट फिक्स है, तो ये इसकी वैल्यू हो गई x इक्वल टू 1। ई एफ लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो y की वैल्यू फिक्स है,
इसमें भी y1 और इसमें भी y1। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू 1। और इसी तरीके से एफ ए की हो जाएगी x इक्वल टू -1। वैसे तो आप पिछले क्वेश्चन में समझ ही गए होंगे कि वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है, लेकिन फिर भी इसमें एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए यहाँ पर कर देता हूँ। तो बाई कॉची इंटीग्रल थ्योरम, कोची इंटीग्रल थ्योरम क्या कहती है कि इंटीग्रल ओवर सी ई टू द पावर आई जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ई टू द पावर आई जेड के डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली एनालिटिक हो गया इस कंटूर सी के अंदर। तो अब हमें प्रूफ करना है कि इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 है बाई वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन में आप ये देखो, हमें क्या करना था, ये इसकी वैल्यू निकालनी थी ओवर सी ई टू द पावर आई जेड डी जेड की। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब ये जो हमारा कंटूर है वो क्या है, ए बी बी ई एफ एंड एफ ए। तो हमारा यहाँ ये इंटीग्रल किस पे ब्रेक हो जाएगा, आई जेड डी जेड ओवर ए बी प्लस इंटीग्रल ई टू द पावर आई जेड डी जेड ओवर बी ई प्लस इंटीग्रल ओवर ई एफ ई टू द पावर आई जेड डी जेड प्लस इंटीग्रल ई टू द पावर आई जेड डी जेड एफ ए। इक्वेशन नंबर 1, इन चारों इंटीग्रल की वैल्यू निकालिए। निकाल करके इक्वेशन नंबर 1 में रखिए और आपका आंसर आ जाए। चलिए शुरू करते हैं नाउ। इंटीग्रल ओवर ए बी ई टू द पावर आई जेड डी जेड। ए बी की वैल्यू आपने क्या निकाली थी अभी, देखो ए बी लाइन की इक्वेशन आपने क्या निकाली थी, -1, वाई इक्वल टू -1। वही हम यहाँ पर रख देते हैं, वाई इक्वल टू -1। वाई इक्वल टू -1 है तो डी वाई क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन 0। यहाँ क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर आई एक्स प्लस आई वाई, ई जेड की जगह डी एक्स प्लस डी वाई, सॉरी आई डी वाई। ठीक है, अब ये वैल्यूज जो हैं आपकी, ये इसमें सब्सटीट्यूट कर दो। इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं तो ई टू द पावर ये बन जाता है आई एक्स माइनस आई, और यहां पर बन जाता है सिर्फ dx। इसे आप कैसे लिख सकते हो, इंटीग्रल ई टू द पावर आई एक्स इंटू ई टू द पावर -i²। ठीक है, आई के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, dx इज इक्वल टू ई टू द पावर, ये i² की जगह क्या लिखोगे, -1, -1 की -1 से मल्टीप्लाई करके 1 आ जाएगा। तो आ जाएगा इंटीग्रल ई टू द पावर आई एक्स डी एक्स। अब आप देखो ए बी के अलोंग एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, आप देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू है -1, यहाँ पे एक्स की वैल्यू है 1, तो -1 से 1, तो एक्स की वैल्यू जा रही है -1 से 1। इंटीग्रेट कर दो और इसकी एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो ई टू द पावर 1 इंटीग्रेट करेंगे तो ई टू द पावर आई एक्स अपॉन आई, और वैल्यू जा रही है -1 से 1 तक। तो ये हमारे पास हो गया आई ई की पावर 1 ई टू द पावर आई माइनस ई टू द पावर -आई, इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से हम बाकी सारी इक्वेशंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेम वही, अब निकालेंगे हम बी ई के लो, ई टू द पावर आई जेड डी जेड। बीई की इक्वेशन आपने अभी क्या निकाली थी,
देखो, बीई की आपने इक्वेशन निकाली थी, ये रही z = 1, तो वो वहां पर हम रख देंगे। तो ये यहाँ पर आ जाएगा आपका x = 1, तो dx हो जाएगा आपका 0, और e⁻i x + i y, और dz की जगह dx + i dy। अब ये वैल्यूज इसके अंदर रख देंगे, तो ये हो जाएगा e⁻i 1 + i y। dx की जगह 0 रखा तो i dy। आई कांस्टेंट होने के कारण बाहर गया, e⁻i को अंदर मल्टीप्लाई करी तो i-y, क्योंकि i² की जगह हमने रख दिया -1, इज इक्वल टू आई इंटीग्रल e⁻i इंटू e⁻−y dy इज इक्वल टू आई e⁻i इंटीग्रल e⁻−y dy। अब y की वैल्यू बीई में कहां से कहां तक जा रही है? बीई में ये जा रही है y की वैल्यू -1 से 1 तक। y कोऑर्डिनेट को आप देखोगे तो ये जा रही है -1 से 1 तक। इसे इंटीग्रेट कर दो, i e⁻i इंटीग्रेट किया तो e⁻−y/-1, लिमिट -1 to 1। तो ये हो गया आपके पास i e⁻i e⁻−1 माइनस e⁻1/-1, -1 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई e⁻−i, ये आ गया e⁻1 माइनस e⁻−1, इक्वेशन नंबर 3। इसी तरीके से हम बाकी दोनों भी निकाल सकते हैं। चलिए हम थर्ड वाला निकालते हैं। थर्ड में क्या है? इंटीग्रल e⁻i z dz हमने निकाला था बीई, अब निकालेंगे ई एफ के अलावा। देखो फिगर में ई एफ की लाइन की इक्वेशन क्या है? ई एफ के अलोंग निकालेंगे, उसकी इक्वेशन है y = 1। तो अब की बार y = 1 के लिए निकालेंगे, फिर एक और निकाल के इन सबको कर देंगे इक्वल। तो अब हम निकालेंगे इक्वल टू, ये हो गया y = 1, दैट मीन्स dy = 0, और e⁻i z को अगेन x + iy लिख देंगे, और dz को dx + i dy। ये जो वैल्यूज दी है इसमें रख दो, तो ये हो गया e⁻i x + y की जगह 1 रखा तो i, और dy की जगह 0 रखेंगे तो dx। तो ये हो गया इंटीग्रल e⁻i के अंदर मल्टीप्लाई करी तो ix-1 dx। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल e⁻i x इंटू e⁻−1 dx। फिर e⁻−1 इंटीग्रल e⁻i x dx इज इक्वल टू e⁻−1, इसको इंटीग्रेट किया e⁻i x/i। x की लिमिट ef के अलोंग कहां से कहां तक है? अगर हम ef की बात करें तो ef में x कहां से कहां तक मूव कर रहा है? ef में x मूव कर रहा है 1 से -1। कैसे पता चल रहा है? इसमें x कोऑर्डिनेट की e पर वैल्यू है 1, और y f पर है -1, तो 1 से -1। पॉइंट ध्यान देना, हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगी ये 1 से -1। ये -1 से 1 नहीं, 1 से -1। क्यों? क्योंकि हमने डायरेक्शन, हमें कहा गया है एंटी क्लॉकवाइज लेने के लिए। तो आगे ये आई, और यहाँ हो जाएगा e⁻−i, x की जगह वैल्यू रख दो,
माइनस ई टू द पावर आई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, 3, 4। अब हम लास्ट वाला निकालते हैं। अब की बार होगा इंटीग्रल एफ ए ई टू द पावर आई जेड डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ ए की हमने इक्वेशन क्या ली थी? एफ ए एक्स इक्वल टू -1। ठीक है, एक्स इक्वल टू -1 यानी कि डी एक्स इज इक्वल टू हो गया 0। इसी तरह ई टू द पावर आई एक्स प्लस आई वाई, यहाँ पर डी एक्स प्लस आई डी वाई वैल्यू रख दो। तो ये हो जाएंगे आपके पास ई टू द पावर आई एक्स की जगह -1 प्लस आई वाई, और यहाँ पर डी एक्स की जगह 0 रखेंगे तो आई डी वाई। आई, ये वाला आई कांस्टेंट होने के कारण बाहर निकल जाएगा। आई इंटीग्रल ई टू द पावर इस आई की अंदर मल्टीप्लाई कर दो। माइनस आई माइनस आई स्क्वायर तो वाई डी वाई, फिर इसके बाद इक्वल टू आई इंटीग्रल ई टू द पावर माइनस आई इंटू ई टू द पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल टू आई ई टू द पावर माइनस आई कांस्टेंट होने के कारण बाहर ई टू द पावर माइनस वाई डी वाई। अब आप देखो इसमें एफ ए के लिए वाई की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? एफ ए में वाई की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? एफ ए में वाई की लिमिट यहाँ पर देखो 1 है और यहाँ पर -1 है, तो ये 1 से -1। डायरेक्शन की वजह से हम ऐसा कर रहे हैं, 1 से -1, ना कि -1 से 1। तो 1 से -1, तो ये हो गया आई ई टू द पावर माइनस आई ई टू द पावर -वाई अपॉन -1, 1 टू -1 इज इक्वल टू आई ई टू द पावर माइनस आई, यहाँ पर -1 ई टू द पावर 1 माइनस ई टू द पावर -1, -1 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो ये ई टू द पावर माइनस आई, यहाँ करेंगे तो ई टू द पावर -1 माइनस ई टू द पावर 1 इंटू 1। इक्वेशन नंबर 5। अब बस 2, 3, 4, 5 को ऐड कर दो। तो पुट 2, 3, 4, 5 इंटू 1। तो 1 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है? इंटीग्रल ओवर सी ई टू द पावर आई जेड डी जेड इज इक्वल टू। चलिए देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 को। इक्वेशन नंबर 1 है ये, इसमें इन चारों की वैल्यू हमने जो निकाली है वो निकाल के हम ऐड करते हुए रख देंगे और उन चारों को ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 में पहली वैल्यू निकली है, वो क्या है? ई टू द पावर 1 अपॉन आई, ई टू द पावर 1 अपॉन आई। ठीक है, यहाँ लिखते हैं ई टू द पावर 1 अपॉन में आई, और यहाँ पर ई टू द पावर आई माइनस ई टू द पावर माइनस आई। ये इक्वेशन नंबर 2 से हमें मिली थी। ठीक है, ये देखो। अब प्लस करके इक्वेशन नंबर 3 लिखते हैं। आई ई टू द पावर आई इंटू ई टू द पावर 1 माइनस ये आई ई टू द पावर आई। तो यहाँ क्या आया? आई ई टू द पावर आई, आगे ई टू द पावर 1 माइनस ई टू द पावर -1 प्लस इक्वेशन नंबर 4 में क्या था? ये ई टू द पावर -1 अपॉन आई, ई टू द पावर -1 अपॉन में आई, और यहाँ पर ई टू द पावर माइनस आई माइनस ई टू द पावर आई।
और इक्वेशन नंबर 5 ये लिखी हुई है, इसमें है प्लस आई ई टू द पावर माइनस आई ई टू द पावर -1 माइनस ई टू द पावर 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। आगे देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। इसमें अंदर भेज देते हैं ई टू द पावर आई +1, या उससे पहले ऐसा करते हैं, इस इन सबका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, इन सबका एलसीएम ले लेते हैं, इन सबका एलसीएम आ जाएगा आई। तो क्या बचेगा, ई टू द पावर 1 ई टू द पावर आई माइनस ई टू द पावर -आई। फिर आई की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये क्या बन जाएगा, I²। तो यहाँ क्या रह जाएगा, माइनस ई टू द पावर आई ई टू द पावर 1 माइनस ई टू द पावर -1 प्लस ई टू द पावर -1 ई टू द पावर -आई माइनस ई टू द पावर आई। फिर प्लस यहाँ पर भी I² हो जाएगा, I² के कारण माइनस आ जाएगा, ई टू द पावर -आई ई टू द पावर -1 माइनस ई टू द पावर 1 इज इक्वल टू, यहां आ गया आई। अब ई टू द पावर 1 की अब इन सबके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ई टू द पावर 1 प्लस आई माइनस ई टू द पावर 1 माइनस आई माइनस ई टू द पावर 1 प्लस आई प्लस ई टू द पावर -1 प्लस आई प्लस ई टू द पावर -1 माइनस आई माइनस ई टू द पावर -1 प्लस आई माइनस ई टू द पावर -1 माइनस आई प्लस ई टू द पावर 1 माइनस आई। ठीक है, अब आप देखो सब एक दूसरे से कट जाएंगे, यहाँ पावर 1 प्लस आई, देखो 1 प्लस आई से इससे ये कट गया, 1 माइनस आई ये इससे, इस वाले से आपका ये कट गया। फिर -1 आई, -1 आई से -1 आई कट गया, और -1 माइनस आई से -1 आई कट गया। तो ये आपके पास क्या आ गया, 0/आई इज इक्वल टू 0। तो 10 कॉची रीमन कोची इंटीग्रल थ्योरम इज सेटिस्फाइड, या फिर वेरीफाइड। ठीक है, तो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो मेन कंसेप्ट क्या है, कोची इंटीग्रल थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी इंटीग्रल की वैल्यू 0 होती है अगर वो इंटीग्रल आपका एनालिटिक है उस कंटूर में तो। और एनालिटिक है या नहीं वो कैसे चेक करते हैं, डिनोमिनेटर के पॉइंट्स को 0 रखने के बाद जो पॉइंट्स आते हैं जेड के, वो सारे के सारे पॉइंट्स अगर कंटूर के बाहर पड़ रहे हैं तो माना f(z) एनालिटिक है, और एनालिटिक है तो उसकी इंटीग्रल की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, इतना सा एक छोटा सा कंसेप्ट है। आई होप आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने इस वीडियो से लाभ उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी तरीके के कोई डाउट होने पर मेरे व्हाट्सएप नंबर करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी डाउट्स को पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।